नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। अब 2 दिन ही रह गए हैं एग्ज़ाम के। आज का दिन ख़त्म ही समझिए, फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप इसको जब खाना खा रहे हो या रेस्ट कर रहे हो तो मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सूखा शमन अर्थात ड्रॉट मिटिगेशन, जल विद्युत उत्पादन या सभी? तो नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन तीनों से ही संबंधित है, ठीक। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या है? विदेशी निवेश में वृद्धि, जाहिर सी बात है एफडीआई बढ़ेगा ही। आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब इस तरह की एक्टिविटी शुरू होती है तो कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ता है। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ अबव। वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका के लिए मुख्य चुनौती क्या है? आर्थिक चुनौतियां हैं ही, सुरक्षा चुनौतियां हैं ही, कूटनीतिक चुनौतियां भी हैं ही। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सही आंसर है। विकास की सीमा सिद्धांत में सुझाव दिया गया है कि आर्थिक विकास अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। ऐसा तो संभव है नहीं। आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धता से सीमित है। आर्थिक विकास से सामाजिक असमानता बढ़ती है। आर्थिक विकास से पर्यावरणीय समस्याओं में कमी आती है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिमिटेड बाय रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, तो इसका ऑप्शन बन रहा है आपका बी। लेकिन आर्थिक विकास से सामाजिक असमानता बनती है, ये भी वन ऑफ द इम्पैक्ट माना जा सकता है। किस चीज़ का? डेवलपमेंट का, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका जो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर है वो क्या है? इसका बी, आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धता से सीमित है। पांचवा, प्राइमेट सिटी की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? किसी देश का सबसे बड़ा शहर, किसी देश की राजधानी से, प्राइमेट्स वाले शहर से, या किसी देश के सबसे पुराने शहर से? जी नहीं, सबसे बड़े शहर से तात्पर्य होता है प्राइमेट सिटी का। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, तो याद रखेंगे। प्राइमेट सिटी का तात्पर्य किस चीज़ से? किसी देश के सबसे बड़े शहर से है। और ये आपके सामने जो नंबर्स हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंच जाएगी सिर्फ 99 रुपये में, ठीक। आप चाहें तो इसमें संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करता है? पहली बार में देखने में लग रहा है कि इसका आंसर रेलवे होगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हम देखते हैं कि स्लाइटली सड़क मार्ग ने रेलवे को थोड़ा सा पीछे छोड़ा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं चाहूँगा कि इसके डाटास आप देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि रेलवे इसका सही आंसर होगा या रोड मार्ग होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करके भेजिएगा, ये काम आपको करना है। कौन सा भारतीय शहर अपने संपन्न आईटी उद्योग के कारण सिलिकॉन वैली? बहुत आसान सवाल, बैंगलोर। मोस्ट ऑफ द जो हमारी आईटी सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं अधिकतर वो बैंगलोर में बेस्ड हैं। हालांकि और भी कई सारे शहर हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं इंडिया में, जैसे कि दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है ही, गुड़गांव नोएडा वाला, और साउथ में चेन्नई भी है होने को, और आपका ये हैदराबाद भी है। लेकिन सिलिकॉन वैली का खिताब किसके पास है? बैंगलोर। जबकि सिलिकॉन वैली खुद अपने आप में एक शहर है। कहाँ जो जगह है वो यूएसए में है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है इंडिया में। सड़क नेटवर्क के आधार की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 100% इसका स्थान दूसरा है, पहले नंबर पर यूएसए है, ठीक है। आसान सवाल, याद रहेगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? इसका आंसर महाराष्ट्र है, ठीक। यूपी कई किताबों में दिया है, लेकिन अगर हम सघनता की बात करें, लंबाई की बात करें, तो आंसर क्या निकल के आएगा? महाराष्ट्र, ठीक। याद रखेंगे, 9th का आंसर क्या है? ए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण, तकनीकी विकास और अनुप्रयोग, उपग्रह संचार और प्रसारण सेवाएं, या सैन्य निगरानी और टोही? टोही का मतलब होता है सर्विलांस, ठीक है, या किसी पे निगहबानी करना है।
तो इसका जो उद्देश्य है ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था जब इस इंडियन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका तकनीकी विकास और अनुप्रयोग। तो 10th का आंसर क्या है यहाँ पर? बी, 10th का बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। आने वाले 3-4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, बिल्कुल करंट इवेंट से, उत्तराखंड से रिलेटेड है ना। 2023-24 के लिए उत्तराखंड का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? 2.33 लाख करोड़, 3.33 लाख करोड़, 4.33 या 5.33? तो इसका आंसर बन रहा है आपका 3.33 लाख करोड़। ओके, 11th का आंसर बी है। 2023-24 के लिए उत्तराखंड में अनुमानित व्यय यानी कि कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऋण भुगतान को छोड़कर कितने हैं? डाटा अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। बी, 66,169 करोड़ रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में 2023-24 के लिए उत्तराखंड में अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? ये डाटाज हैं, थोड़ा याद रखना इनको मुश्किल होता है वैसे। आंसर इसका है आपका 1.3%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। उत्तराखंड के विजन 2030 का प्राथमिक फोकस क्या है? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, सतत आजीविका या आईटी और आईटीईएस विकास? फिलहाल सतत आजीविका को ही इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, प्राथमिक फोकस इसका क्या है 2030 तक उत्तराखंड के विजन में? सतत आजीविका अर्थात सस्टेनेबल लिवलीहुड। उत्तराखंड पारंपरिक रूप से किस सामाजिक आर्थिक समस्या से जूझ रहा है जिसे सतत विकास की राह पर चलकर कम किया जा सकता है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अत्यधिक जनसंख्या से जूझ रहा है उत्तराखंड? ऐसा नहीं है। बाह्य प्रवासन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी? देखिए समस्याएं तो ये सारी ही हैं। उत्तराखंड फिलहाल जूझ रहा है किस चीज से? माइग्रेशन से। ठीक, तो अगर सतत विकास की अवधारणा को अगर पूरी तरीके से लागू करें उत्तराखंड में तो इस प्रकार के माइग्रेशन में कमी लाई जा सकती है। तो ये इसका आंसर रहा बी, 15वें का बी। एक संभावित पर्यावरणीय चुनौती क्या है जो उत्तराखंड में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के साथ और अधिक गंभीर हो सकती है? औद्योगिकरण होगा तो वनों की कटाई होगी, वनों की कटाई होगी और भी कई प्रकार के पॉल्यूशंस बढ़ेंगे, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो। हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ संभव हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। किसानों को अपनी उपज हल्द्वानी बाजार या रुद्रपुर, जसपुर, ये तो बहुत ही लोकल सा क्वेश्चन है, जसपुर, सितारगंज आदि की अनाज मंडियों में बेचने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया गया है भाई। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अभाव है ही, व्यापारियों की शोषणकारी प्रथाएं, बरसात के मौसम में बाजारों का प्रबंधन या उपरोक्त सभी? तो ये सभी समस्याएं जरूर किसानों को झेलनी पड़ती होंगी। इसका आंसर भी क्या है? डी ही है। 17वां, निम्नलिखित में से किसकी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि कृषि बाजारों की कुशल कार्य प्रणाली से उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी कल्याण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मार्केटिंग जानते होंगे आप, विपणन प्रणाली अगर ठीक ठाक है तो सभी का कल्याण होगा। ठीक, तो विपणन प्रणाली पे भारत सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि अभी हम कल पढ़ भी रहे थे कि जैसे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको बाजार उपलब्ध करवाना भी सरकार ने एक तरीके से अपने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली है। ठीक, वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा मुद्दा है जो विपणन प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित है जो बाजार की संरचना और आचरण पर निर्भर करता है? संसाधनों की कमी, अवसंरचना की कमी, परिवहन का अभाव, उपभोग सभी? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जो कारण बताए जाते हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम पर, है ना, स्टेट लेवल के एग्जाम में, उनमें से कोशिश मतलब अक्सर ये होता है कि आंसर क्या होता है? कारण सभी माने जाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या है? डी ही है। लीची, बागवानी, जड़ी बूटियों, औषधि पौधों और बासमती के लिए उत्तराखंड में क्या स्थापित किया गया है किंतु यह क्षेत्र भी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक ही सीमित है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका है कृषि निर्यात क्षेत्र। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स, जो कि सिर्फ कहाँ तक सीमित है? उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में। क्योंकि लीची एक प्रकार से कैसे है? ट्रॉपिकल फ्रूट है।
बासमती चावल भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में उगता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, कृषि निर्यात क्षेत्र। उत्तराखंड में आर्थिक गतिविधियों और विकास दर को देखते हुए किस क्षेत्र की विकास दर की अधिक रहने की संभावना है? ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए उद्योग। किसकी संभावना सबसे अधिक है? उद्योग की। ठीक, यदि उत्तराखंड में कृषि से आईटी और आईटीईएस की ओर रूपांतरण होता है तो संभावित परिणाम क्या होगा? शहरीकरण में वृद्धि होगी, शहरीकरण में कमी होगी? शहरीकरण में कमी तो हो ही नहीं सकती, शहरीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा? शहरीकरण पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बेकार के हैं। इसका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे ए, शहरीकरण में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन भी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा का इसके सकल घरेलू उत्पाद पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। पुनर्निर्माण गतिविधियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सकती है। पर्यटन राजस्व की हानि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी हो सकती है। जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आरंभिक कमी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा का इसके सकल घरेलू उत्पाद पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? जाहिर सी बात है कि पर्यटन राजस्व की हानि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी, क्योंकि उत्तराखंड है तो एक पर्यटन राज्य, टूरिस्ट वाला स्टेट है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना। प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन वजहों से ये कारण इसका निकल के आ रहा है आंसर कि पर्यटन राजस्व की हानि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी आ सकती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना? इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। आ सकता है, क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी है ये। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना, गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सभी संभवतः क्या है इस वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के उद्देश्य हैं। 26, उत्तराखंड ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल ह्रास को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में किस नवीन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, नदी एकीकरण, समुद्री जल का कोई मतलब नहीं इससे। डी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। अब ए और बी बचे, तो संभवतः इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्षा जल संचयन। ठीक, वर्षा जल संचयन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी इस मिशन द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई एक अनूठी रणनीति है? अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास संगठनों के साथ साझेदारी, कौशल प्रशिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, उत्तराखंड के अद्वितीय पारंपरिक कौशल पर विशेष ध्यान। यही इसका क्या है आंसर? सी। तो 27वें का आंसर क्या बन रहा है? सी। 28, उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? वेरी गुड। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल, ये जितनी भी योजनाओं के नाम दिए गए हैं, मैं चाहूँगा कि इनके बारे में भी आप पढ़ें। कब शुरू की गई थी, क्या उद्देश्य था, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। ओके, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। पिछले 10 सालों में ये जो सरकार हमारी मौजूदा चल रही है 2014 से लेकर अब तक, इसने कई सारे स्कीम्स लॉन्च करी हैं, कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, है ना। मेक इन इंडिया, इस प्रकार के भी इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट की वो जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, उसको प्लीज़ देखिएगा। आंसर इसका है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए आवास, सभी का स्वास्थ्य बीमा, युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ाना, सभी के लिए शिक्षा प्रदान करना। आसान सवाल है, पढ़ने के बाद आप
आसानी से पहुंच सकते हैं, युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने से है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संबंध इससे नहीं है, वो तो खैर इंश्योरेंस कवर देता है किसानों को जब फसल बर्बाद हो जाती है तब, उस केस में हो। परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आंसर इसका है परंपरागत कृषि विकास योजना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। शादियों और त्योहारों के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला छोलिया नृत्य बहुत ही आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। होली के त्यौहार के दौरान उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से कौन सा खेल खेला जाता है? खेल क्या होता है? एक प्रकार की बैठकें होती हैं, बैठक होली, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कौन है जो हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। पहली बात तो ये कि इनमें से कोई भी उत्तराखंड का नहीं है, और रस्किन मोहन अगर हैं भी जो मसूरी में रहते हैं तो ये हिंदी साहित्य के लिए नहीं, किसके लिए जाने जाते हैं? अंग्रेजी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। तो 33वां क्वेश्चन क्या है? गलत हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 34वां, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप सी में आया है पहले। फुटबॉल इसका क्या है? सही उत्तर, गलत नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि कौन है जो हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए? अब आया सही क्वेश्चन। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बड़े नाम है साहित्य के क्षेत्र में। उत्तराखंड में आप सुमित्रा नंदन पंत जी को कैसे भूल सकते हैं? यही इसका राइट आंसर है, छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी उच्च कोटि के क्या हैं? कवि, लेखक, साहित्य के क्षेत्र में, सभी को प्रणाम। 36, उत्तराखंड में किस टूर्नामेंट में पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता शामिल होती है? ये होती है खेल महाकुंभ में। 36वें का ए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि कौन हैं जो लोक साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? गौरा पंत शिवानी को जाना जाता है, ठीक। 38, उत्तराखंड में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एक प्रकार का ड्रम है जिसे धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के दौरान बजाया जाता है? दमाऊ इसका सही आंसर है। मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो भी वाद्य यंत्र हैं अलग अलग प्रकार के, साथ में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अलग अलग आभूषण, उनको क्या कहा जाता है? प्लीज़ एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। आंसर इसका है दमाऊ। 39, उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसमें महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में 7 प्रकार के अनाज बोती हैं? बसंत पंचमी, सीधा सा आंसर। उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा कानों में पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? हंसुली। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आया ना, इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हंसुली इसका सही आंसर है। अब आ जाइए कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस में, और आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं आपको उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। तो 41 है, विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है बी, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का। अधिकांश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जेड? इसका काम है अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना, अर्थात अनडू द लास्ट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैश मेमोरी इन कंप्यूटर्स? लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज, स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पीडिंग अप डाटा एंड एक्सेस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा एंड द स्टोरिंग यूजर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आंसर इसका है सी, स्पीडिंग अप डाटा एक्सेस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंट डाटा, यूज डाटा। अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करके डाटा एक्सेस को तेज करना, इसका राइट आंसर है 43 का सी। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे तेज है? वेरी गुड क्वेश्चन। कैशे मेमोरी अगेन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? दैट इज कैशे मेमोरी।
कंप्यूटर शब्दावली में वर्चुअल मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक घटक, एक प्रकार की गैर अस्थिर मेमोरी, एक ऐसी तकनीक जिसमें कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के एक हिस्से को रैम के विस्तार के रूप में उपयोग किया जाता है। अ टेक्निक दैट यूजेस अ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। यही इसका क्या है? सही आंसर है। कंप्यूटर शब्दावली में वर्चुअल मेमोरी का संबंध इस चीज़ से है। रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम अस्थिर है जबकि रोम गैर अस्थिर है, यानी कि नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए ही है। रैम अस्थिर है जबकि रोम गैर अस्थिर। रैम इज़ वोलेटाइल वाइल रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में डीफ्रैगमेंटेशन क्या है? डीफ्रैगमेंटेशन का संबंध है ड्राइव की अधिक कुशलता से काम करने के लिए खंडित डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया। अ प्रोसेस टू रीअरेंज द फ्रेगमेंटेड डाटा टू मेक ड्राइव्स वर्क मोर एफिशिएंटली। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या कार्य है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या कार्य है? इसका काम है मेमोरी पदानुक्रम का प्रबंधन करना, अर्थात इट मैनेजेस द मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से डायरेक्टली मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप का एक प्रकार नहीं है? इसका आंसर है टेम्पररी बैकअप इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ व्हाट, नॉट अ टाइप ऑफ अ बैकअप। लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का, कंप्यूटर में रेड प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेड, तो इसका आंसर है डेटा अतिरेक और प्रदर्शन में सुधार, यानी कि डेटा रिडंडेंसी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। देखिए कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 10 में से हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है इस सेशन से। एक बार प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जीके वाला सेक्शन भी देख लीजिएगा, लेकिन विशेष ध्यान किस में रखिएगा? कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन सधे हुए आते हैं। अगर आपकी इसमें पकड़ है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रेस्ट भी करिए, पूरी नींद भी लीजिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।